असलकुम वेलकम टू अनदर लाइव सेशन ऑफ एसएसटी टेस्ट प्रिपरेशन 2025। आज के इस लाइव सेशन में हमने हमने जो लाइव सीरीज स्टार्ट किए हैं एसएसटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। उसमें हम बायो और केमिस्ट्री के जो टेक्स्ट बुक है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज जो है हम बायो का जो टेक्स्ट बुक है वो जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, फर्स्ट 2 चैप्टर जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज जो है हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ बायोडाइवर्सिटी। चैप्टर 3 है बायोडाइवर्सिटी। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? इसमें सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी की इंट्रो है कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। देन फिर बायोडाइवर्सिटी मींस के बहुत ज़्यादा वैरायटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर क्लासिफिकेशन की जो हिस्ट्री है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 4 देन 5। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, फिर उसकी नेमिंग के लिए बायोनोमी नोमेनक्लेचर का टॉपिक है। फिर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये टॉपिक्स जो है वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। स्टार्ट जो है ये इसका इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पे जो है वो है इसका इंट्रोडक्शन। नेचर हैज मेड द मैन विद इंटेलिजेंट एंड ही इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद हिज एम टू बी अचीव्ड। ही डिजाइन द थिंग्स फॉर दिस पर्पस इनटू सीक्वेंस। सिमिलरली बायोलॉजिस्ट मेड द होल डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन अर्थ into simple group to understand about the characteristic of specific organism individually is simply called classification। अच्छा, अब बायोडाइवर्सिटी जो है वो हम किसे कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी मीन्स के हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं, यानी इनकी बहुत ज़्यादा वेराइटी होती है। उस वेराइटी को के बाद हर एक एनिमल्स के बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था सारे बायोलॉजिस्ट के लिए। इसी वजह से बायोलॉजिस्ट ने एक मैप दिया, यानी उन्होंने अपनी होल डाइवर्सिटी को, जितनी भी अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जितनी डाइवर्सिटी है उनकी एक ग्रुपिंग की, और इस ग्रुपिंग को इन्होंने एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को हर एक ग्रुप में प्लेस किया बिकॉज ऑफ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। उस कैरेक्टरिस्टिक की अकॉर्डिंग डिफरेंट क्लासिफिकेशन हुई, और फिर वो क्लासिफिकेशन जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टाइप की क्लासिफिकेशन हुई है। क्लासिफिकेशन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक what organism shared with each other, and by this biologists can easily study and identify the organism। क्लासिफिकेशन किस बेस पर हुई है? सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पर, कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक को शेयर कर रहे हैं, यानी कौन से कैरेक्टरिस्टिक उनके सिमिलर है और कौन से कैरेक्टरिस्टिक जो है वो उनके डिफरेंट है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी जो है वो है इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स विच इज़ बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन। बायोडाइवर्सिटी जो है ये टू वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। बायो का मतलब है लाइफ और डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन, यानी डिफरेंट वेराइटी जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी वेराइटी है उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। दिस इट इज़ डिफाइंड एज द बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन विद इन और अमंग द स्पीशी एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ। बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है कि वो डिग्री ऑफ वेरिएशन जो स्पीशी के अमंग द स्पीशी और विद इन द स्पीशी एग्जिस्ट करती हो ऑन डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ। It is comprised of different organisms such as bacteria, protozoan, algae, fungi, animals and plants। इसमें से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, बैक्टीरिया भी आ जाता है, प्रोटोजोन भी, algae, fungi, animals and plants, ये सारे डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो इसमें इंक्लूडेड है बिकॉज दे आर डिफरेंट वेराइटीज। अब बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है? बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स मैनी बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड फाइबर, ऑयल, डाई, रबर, वाटर, टिम्बर, पेपर, फूड, जितने भी लाइफ के जितने भी नेसेसिटीज़ हैं, जो जो रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ के सर्वाइवल के लिए। बायोडाइवर्सिटी वो सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती हैं बाय मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जैसे कि फाइबर है, ऑयल है, डाइज है, रबर है, वाटर, टिम्बर, पेपर, फूड, ये सारी चीज़ें जो है जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी लाइफ की, तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स कौन फुलफिल करता है? बिकॉज ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी। इट आल्सो स्टेबलाइज द इकोसिस्टम बाय रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन बाय मीन्स ऑफ फॉरेस्ट। बायोडाइवर्सिटी आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ड्रग डिस्कवरी एंड मेडिसिनल रिसोर्सेज। अब ये क्या करता है? ये स्टेबलाइज करता है इकोसिस्टम को बाय रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में भी हेल्प करता है, पोल्यूशन की अमाउंट को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है बाय मींस ऑफ फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट की वजह से इसकी जो फॉरेस्ट की वजह से जो इसकी पोल्यूशन है, हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी पोल्यूशन है तो उसको भी ये कम करने में हेल्प करता है बिकॉज ऑफ प्लांट्स, यानी अगर प्लांट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी होगी फॉरेस्ट में, ये जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो पोल्यूशन को उसके अमाउंट को कम करेगा।
Biodiversity also play an important role in drug discovery and medicinal resources. Medicines from nature account for usage by 80% of the world population. So biodiversity जो है ये important role भी play करती है drug discovery में भी और medicinal resources में भी. बायोडाइवर्सिटी जो है ये ड्रग डिस्कवरी में हेल्प करती हैं, मेडिसिनल रिसोर्सेज में हेल्प करते हैं. मेडिसिन फ्रॉम नेचर अकाउंट फॉर यूजेज बाय 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. इट आल्सो ब्यूटिफाइज द नेचर विद लॉट्स ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स व्हिच enhances the tourism. So मेडिसिन जो है ये इसकी 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो इसकी डिमांड जो है वो इससे पूरी होती है. इट आल्सो ब्यूटिफाइज द नेचर. इसकी वजह बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमारे पास लॉट्स ऑफ ट्रीज होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो कि नेचर में की ब्यूटी में को इंक्रीज इन्हांस करने में हेल्प करते हैं इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर द टूरिज्म. सो ये आप यहाँ पर देख लीजिए एंजियोस्पर्म प्लांट है जो कि नेचर की ब्यूटी को इन्हांस करने में हेल्प करते हैं. ये जिम्नोस्पर्म प्लांट है. सो इसी तरह डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट जो होते हैं वो अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं और वो अर्थ या नेचर की ब्यूटी को इन्हांस में भी हेल्प करते हैं. सो अब इसमें एमसीक्यू के अकॉर्डिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि परसेंटेज जो है 80% ऑफ द वर्ल्ड जो पॉपुलेशन की जो मेडिसिन है. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द जो बायोडाइवर्सिटी हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स हैं, सो उसको हम यूटिलाइज करके इसकी मेडिसिन की प्रोडक्शन करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन. A system of classification is necessary because of the abundance of the variety of life on earth. क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसकी ज़रूरत क्यों हुई? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. इन्हीं ऑर्गेनिज्म की वैरायटी में इंक्रीज होने की वजह से हमने ये ज़रूरत पेश हुई कि हम इसके लिए एक इसकी क्लासिफिकेशन करें. देयर आर करंटली अराउंड 1.5 मिलियन स्पीशीज that have been described and have been given scientific names. In future more than can be verified if they are found. 1.5 मिलियन स्पीशीज जो है इनको आइडेंटिफाई किया हुआ है, इनको डिस्क्राइब किया हुआ है और इनको साइंटिफिक नेम जो है वो दिए गए हैं. To study such a diverse pack of organisms exist on Earth, biologists classify the organism into groups and subgroups. This grouping of organism is called biological classification. तो इस सारी डाइवर्सिटी को जो अर्थ में पर एग्जिस्ट करते हैं, बायोलॉजिस्ट ने इसकी क्लासिफिकेशन की ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, ताकि इसकी स्टडी जो है वो आसान हो सके. इस ग्रुपिंग को हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन. सो क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल जो है वो क्या है? सम ऑर्गेनिज्म शेयर सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन. इट इज़ फर्दर एक्सप्लेन बाय मीन्स ऑफ मॉर्फोलॉजी. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इसके फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सिमिलर है और उनके फंक्शंस भी. जैसे कि इसको हम एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी मीन्स के किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल फीचर इन विच वी स्टडी द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर होमोलोगस एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर, जिसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं उसके होमोलोगस या एनालॉगस फॉर्म में. होमोलोगस कैसे कहते हैं? होमोलोगस ऐसे कहते हैं कि जिसका स्ट्रक्चर सेम हो, स्ट्रक्चर में वो सिमिलरिटी शो करते हो बट उनके फंक्शन डिफरेंट हो. और एनालॉगस उन्हें कहते हैं जिनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो बट उनके फंक्शन जो है वो सेम हो. सो ये दो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. होमोलोगस कैसे कहते हैं और एनालॉगस कैसे कहते हैं, ये एमसीक्यू के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं. यहाँ पर एनालॉगस स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं कि बटरफ्लाई के विंग्स और बेट्स के विंग्स. सो इनका फंक्शन सेम है और इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है. यहाँ पर होमोलोगस स्ट्रक्चर है, तो होमोलोगस में आप देख लें यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर है सबके बट इनके फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट है. इनका स्ट्रक्चर भी सेम है, इनका भी और इसका स्ट्रक्चर जो है ये सेम है बट इनके फंक्शन में जो है ये डिफरेंस है. सो दिस इज एनालॉगस स्ट्रक्चर एंड दिस इज होमोलोगस स्ट्रक्चर. फिर है कि समटाइम इट इज इम्पॉसिबल टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म यूजिंग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक. देयरफॉर साइंटिस्ट यूज अदर कैरेक्टरिस्टिक्स टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म व्हिच इंक्लूड cytology and genetics, in which organisms are classified on the basis of cellular study and genetic constitution and their development pattern. Biochemistry is also employed in which the chemical substances of the organism are compared. अब इसके बाद जब स्टार्ट में साइंटिस्ट जो है वो क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने उठाया हुआ था तो वो था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी उनका एक्सटर्नल फीचर को देखते थे और फिर उसको एक डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस्ड करते थे. फिर उसके बाद जब साइंटिस्ट के लिए मुश्किल हुई स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, तो फिर उन्होंने नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक लिया वो ली साइटोलॉजी, यानी सेलुलर स्टडी के अकॉर्डिंग उन्होंने उसकी क्लासिफिकेशन की और फिर जेनेटिक्स यानी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उन्होंने फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन की. So and their development pattern. Biochemistry is also employed in which the chemical substances of the organism are compared. इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री भी उन्होंने स्टडी की और जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है उसके केमिकल सब्सटेंसेस जो है वो डिफरेंट होते थे. अगर सेम होते थे उन्हें सेम कैटेगरी में रखते थे और अगर डिफरेंट तो उन्हें डिफरेंट कैटेगरी में.
फिर है टेक्सोनोमिक हायरार्की। सो टेक्सोनोमिक हायरार्की किसे कहते हैं? द ग्रुप इनटू विच organisms are classified are known as taxonomic categories और टैक्सा। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हम किसे कहते हैं? वो ग्रुप ऑर्गेनिज्म की वो ग्रुपिंग जिसकी क्लासिफिकेशन हुई हो आर नॉन एज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज और टेक्सा सिमिलर टेक्सोन। द टेक्सा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड फॉर्म अ लेडर कार्ड टेक्सोनोमिक हायरार्की। अब टेक्सा ये जो ग्रुप्स है उनको अरेंजमेंट अगर असेंडिंग ऑर्डर में हो और वो एक लेडर टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो बनाए तो उसको हम कहते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। All organisms are classified into five kingdom on so the kingdom is the highest taxon of classification. On the basis of similarity, each kingdom is further divided into similar smaller taxa in the following ways. यानी अगर आप देख लो तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो हुई है लेडर के फॉर्म में। यानी जैसे कि लेडर होता है ये स्मॉलेस्ट से जाता है इनटू लार्जेस्ट वन। सो इसी वजह से ये टेक्सोनोमिक हायरार्की जो है ये टेक्सा यानी ग्रुप्स की अरेंजमेंट है इन असेंडिंग ऑर्डर और ये एक लेडर टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की विच मूव्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वन। जैसे कि आप यहाँ पर देख लो तो ये एक लेडर टाइप का स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ है जो कि मूव करता है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट वन। जैसे कि स्मॉलेस्ट यहाँ पर है स्पीशीज, फिर स्पीशीज के बाद है जीनस, फिर जीनस जो है वो फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर जो है वो फिर क्लास में, क्लास फाइलम में और फाइलम से बनता है एक लार्ज किंगडम। सो ये है एक ये जो टेक्सास है ये अरेंज हुए हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि ये एक स्टेप बाय स्टेप जो है ये मूव करते हैं फ्रॉम लार्ज टू द स्मॉल वन एंड फ्रॉम स्मॉल टू द लार्ज वन। सो ये जो है एक लेडर टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। देन नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर क्लासिफिकेशन की यूनिट क्या है कि किस अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सो द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज द स्पीशी। जैसे कि मैंने कहा कि ये स्मॉलेस्ट जो यूनिट है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में, सो इसमें से स्मॉलेस्ट वन है स्पीशी। टेक्सोनोमिक studies consider a group of individual organism with the fundamental similarities as a species। यानी स्पीशी में वो सारे ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल वो सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप है कंसिडर किया जाएगा जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज हो, यानी फंडामेंटल जो करेक्टरिस्टिक है उसमें सिमिलरिटी एग्जिस्ट करती हो उन ऑर्गेनिज्म के बीच में। सो उन्हें हम रखेंगे स्पीशी में। Thus, all the members of the particular species share the similar characteristic and can naturally interbreed to produce a fertile offspring। So इसी वजह से जो स्पीशी में जो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेम होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे। सो वही पार्टिकुलर स्पीशी जो है जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक जिसके होंगे वो नेचुरली इंटरब्रीडिंग भी कर सकते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन भी करेंगे। सो क्लोजली रिलेटेड स्पीशी आर ग्रुप टुगेदर इनटू जेनरा। फिर इसी तरह जो स्पीशीज जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हो और उनकी एक ग्रुप बनाकर फिर हम उसको रखेंगे जेनरा में, जिससे सिंगुलर जीनस है और प्लूरल जो है वो जेनरा है। तो उसको फिर हम प्लेस करेंगे जीनस कैटेगरी में। सिमिलरली जेनरा आर ग्रुप टुगेदर इनटू फैमिलीज। फिर जेनरा बहुत ज़्यादा जेनरा कंबाइन होके वो बनाएंगे फैमिलीज। फिर फैमिलीज जो है वो मूव कंबाइन होके ऑर्डर बनाएंगे, एक ऑर्डर जो है वो देन फर्दर क्लासेस, क्लासेस इनटू फाइला और डिविजन्स एंड फाइला और डिविजन्स इनटू वन मेन किंगडम। सो ये सारी जो है ये क्लासिफिकेशन है कि स्पीशीज से फिर बनेगा जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, देन क्लास से फाइला और फाइला से फिर किंगडम। सो दिस मूव्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि यहाँ पर सिंपल क्लासिफिकेशन है ऑफ टू ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म है, एक ह्यूमन है एनिमल्स में और पी है प्लांट्स में। सो अब इसका हर एक किंगडम जो है और ये सारे टेक्सा जो है इसके अकॉर्डिंग इनको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया हुआ है। जैसे कि अगर हम साइंटिफिक नेम देखें ह्यूमंस का तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियन और पी का है पाइसम सेटिवम। सो फिर इसका जो स्पीशी है वो है सेपियन, सेपियन इसका स्पीशी है और इसका जो नाम है वो है सेटिवम। यानी जैसे कि आप सबको पता है होमो जो फर्स्ट लेटर होता है वो जीनस होता है और सेकंड जो है वो स्पीशी होती है। सो ये स्पीशी कैटेगरी में हम इंक्लूडेड होगा और होमो जो है ये जीनस कैटेगरी में यहाँ आएगा पाइसम। फिर नेक्स्ट है फैमिली। सो यहाँ पर है मोनिनेडिया एंड ये है फेबेकिसिया। फिर यहाँ पर ऑर्डर जो होगा वो होगा प्राइमेट्स और ये होगा फेबेलिस में। फिर यहाँ पर जो इसका क्लास होगा वो मेमेलिया होगा और इसका मैग्नोलियोसाइड होगा। फिर फाइलम कॉर्डेट और यहाँ मैग्नोलियोफाइटा। फिर यहाँ किंगडम एनिमिलिया और यहाँ प्लांटिया। सो
ये इसकी वन स्टेप बाय स्टेप जो है ये इसका टेक्सोनोमिक हायरार्की है कि होमोसेपियन होते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है। फिर ये इसकी स्पीशीज जो है वो सेपियन है। स्पीशी कंबाइन होके वो बनाते हैं ये जीनस, होमो इसका जीनस है, ये इसकी फैमिली है। फिर देन ये इसका ऑर्डर है, ये इसका क्लास, ये फाइलम और ये है किंगडम। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के अकॉर्डिंग। ये एमसीक्यू जो है इससे आ सकता है कि ह्यूमंस का किंगडम के कौन से किंगडम में ये इंक्लूडेड है, या पी जो है उसका किंगडम क्या है, तो इसका किंगडम प्लांटिया है, यानी प्लांट्स के किंगडम में ये इंक्लूडेड है। और ये जो है ह्यूमंस, ये एनिमल्स के एनिमीलिया के किंगडम में इंक्लूडेड है। सो ये सारी इसकी क्लासिफिकेशन है और एमसीक्यू में आ सकता है कि ह्यूमंस के क्लास क्या है, या ह्यूमन का की फैमिली क्या है, या पी की जो है वो ऑर्डर उसका क्या है। सो इससे एमसीक्यूज जो हैं वो आ सकते हैं। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है कि फिर क्लासिफिकेशन की एम्स क्या थी? बायोलॉजिस्ट क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेक देम स्टडी इजीली, सो द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। फिर बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की ताकि इनकी स्टडी जो है इनकी स्टडी करना आसान हो जाए। सो द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, सो इसकी क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी इज ग्रुप एंड नॉमी मीन्स नेमिंग। सो इनकी एक स्पेसिफिक नेमिंग हमने दी। The main aims of this branch are to determine similarities and dissimilarities among organisms so that they can be studied easily. अब इस ब्रांच की क्या मेन एम्स जो है वो क्या थी, ताकि हम इसकी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ हमें पता चले, तो फिर हमें हमारे लिए इसको स्टडी करना जो है वो आसान होगा। और जो नेक्स्ट इसका एम है कि टू फाइंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, ताकि ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको भी हम फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन की जो हिस्ट्री थी वो क्या थी कि किस क्लासिफिकेशन जो है इस में कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया है। सो द सिस्टम दैट विल वी स्टिल यूज टुडे for giving scientific names to plants and animals has many founders, from the Greek philosopher Aristotle to the Swedish physician and botanist Carolus Linnaeus. अब साइंटिफिक नेम्स देने के यानी जो वो सिस्टम जिसमें हर एक प्लांट्स को, सारे के सारे एनिमल्स को साइंटिफिक देने से लेकर इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने में बहुत ज़्यादा फाउंडर्स जो है उन्होंने रोल प्ले किया है। ग्रीक फिलोसफर से एरिस्टोटल से लेकर स्वेडिश फिजिशियन एंड बोटेनिस्ट कैरोलस लिनियस तक, इन सब ने अपना अपना जो मेजर रोल जो है वो इन्होंने प्ले किया हुआ है। सो टेक्सोनॉमीज फर्स्ट फादर वाज द फिलोसफर एरिस्टोटल। टेक्सोनॉमी की जो फर्स्ट जो फादर थे, फिलोसफर थे, वो फिलोसफर एरिस्टोटल थे। एरिस्टोटल जो है ये बहुत ज़्यादा फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। ये जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने रोल प्ले किया है। समटाइम्स कॉल्ड द फादर ऑफ साइंस, इनको फादर ऑफ साइंस कहा जाता है। It was Aristotle who first introduced the two key concepts of taxonomy as we practice it today: classification of organism by type and binomial definition. अब एरिस्टोटल ने जो फर्स्ट दो कंसेप्ट टेक्सोनॉमी के इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे, और जैसे कि ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन बाय टाइप या और बायनोमियल डिफिनीशन, यानी उसकी बायनोमियल के अकॉर्डिंग उसकी जो क्लासिफिकेशन हुई और उसके टाइप के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन हुई। सो ये दोनों टाइप जो है ये एरिस्टोटल की ने इसको इंट्रोड्यूस कराया। सो एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट टू क्लासिफाई ऑल द काइंड ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक ऑन एनिमल्स हिस्टोरिया एनिमेलियम इन लैटिन। एरिस्टोटल जो है उन्होंने एनिमल्स की डिफरेंट काइंड्स की क्लासिफिकेशन की, और इस सबको इन्होंने डिस्कस किया अपने एक बुक में, एनिमल्स के एक बुक में, जिसको हिस्टोरिया एनिम्यूलियम लैटिन में इसको ये वाला वर्ड जो है कहा जाता है। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल ने कौन सी बुक जो है जिसमें एनिमल्स के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है, तो वो बुक कौन सी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के अकॉर्डिंग। ही ग्रुप्ड द टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज: एनिमल्स विद ब्लड एंड एनिमल्स विदाउट ब्लड, एनिमल्स दैट लिव ऑन वाटर एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। अब उन्होंने डिफरेंट टाइप के जो क्रिएचर्स हैं उनकी ग्रुपिंग की, और किस बेस पर उन्होंने ग्रुपिंग की, यानी अगर उन वो वाले एनिमल्स जिनमें ब्लड होता है और वो एनिमल्स जिनमें ब्लड नहीं होता, इस सिमिलरिटी के बेस पर इन्होंने ग्रुपिंग की। फिर दूसरी जो ग्रुपिंग उन्होंने की वो एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं और वो एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं। सो इस बेस पर उन्होंने ग्रुपिंग की। सो एरिस्टोटल का जो ये ने एनिमल्स के बारे में बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है, और सबसे पहला जो इसका मेजर काम है वो है एनिमल्स की इनकी जो बुक है एनिमल्स के बारे में, जो कि है हिस्टोरिया एनिम्यूलियम।
और दूसरी जो इन्होंने मेजर काम किया है वो है इसकी क्लासिफिकेशन, यानी वो एनिमल्स जिनके में ब्लड होता है और वो एनिमल्स जिनमें ब्लड नहीं होता, यानी ब्लड के प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग इन्होंने क्लासिफिकेशन की। दूसरी क्लासिफिकेशन उन्होंने हैबिटेट के अकॉर्डिंग की कि एक्वेटिक एनिमल्स और टेरेस्ट्रिक एनिमल्स को इन्होंने क्लासिफाई किया। फिर नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है अबू उस्मान उमर अल जाहिज, was the first eminent Arab zoologist of the Muslim world. He used to slaughter animals for studying the internal organs of their bodies. उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनिमल्स की इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी किया। He also opened the abdomen of pregnant animals to find out the number of embryos and the location of each one of them in the body. इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो प्रेग्नेंट एनिमल्स थे तो उनकी एब्डोमेन को स्टडी किया इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज को फाइंड आउट करने के लिए, और फिर उनकी लोकेशन को स्टडी करने के लिए कि वो बॉडी में कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। हिज इंसाइक्लोपीडिक वर्क इन 7 बिग वॉल्यूम किताबुल हयावान बुक ऑफ एनिमल्स, फिर उनकी एक बहुत ज़्यादा जो बड़ी बुक है जो कि जिसे हम कहते हैं किताबुल हयावान, जो कि किताबुल हयावान जिसका नाम है, जो कि बुक है एनिमल्स के बारे में, इज़ द मोस्ट फेमस वर्क ऑन zoology in which he has described in detail the kinds of animals, their behavioral characteristic and their diseases and treatment. सो ये जो है सारा काम है अबू उस्मान उमर अल जाहिज का। सबसे मेन जो काम है उनका ये एक बुक है किताबुल हयावान। ये वाली बुक का नाम जो है ये आपको याद होना चाहिए, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज़ की स्टडी की, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेजम के इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी किया। फिर उन्होंने एनिमल्स प्रेग्नेंट एनिमल्स के एब्डोमेन को स्टडी किया, उनमें नंबर ऑफ एम्ब्रियोज फाइंड आउट किए और उनकी लोकेशन को फाइंड आउट किया। इसके अलावा उन्होंने काइंड्स ऑफ एनिमल्स को भी डिटेल में स्टडी किया है, उनके बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक को भी, उनके डिजीज़ और ट्रीटमेंट को भी। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कैरोलस लिनियस, जो है इसको कहा जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। अब फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो है वो कौन थे? सो कैरोलस लिनियस जो है दिस इज़ द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के अकॉर्डिंग। Then had two kingdom classification. Previously the organism were classified into two groups. All the organism possess cell wall were placed in plant kingdom and all the organism do not possess cell wall were placed in animal kingdom. First जो classification हुई थी साइंटिस्ट ने जो अपनी first classification दी थी वो थी two kingdom classification, यानी सारे के सारे living organism जो अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं उनकी classification हुई दो kingdoms में। एक kingdom को कहा गया है kingdom प्लांटिया और दूसरी kingdom जो है वो है kingdom एनिमीरिया। kingdom प्लांटिया में सारे के सारे प्लांट्स इंक्लूडेड हैं और किंगडम एनिमीरिया में सारे के सारे एनिमल्स इंक्लूडेड है। सो और इस क्लासिफिकेशन जो हुई ये क्लासिफिकेशन किस बेस पर हुई? द ऑर्गेजम पोजेस सेल वॉल वर प्लेस्ड इन प्लांट किंगडम एंड द ऑल द ऑर्गेजम डू नॉट पोजेस सेल वॉल आर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम। ये क्लासिफिकेशन हुई ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, यानी अगर प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल होगा वो आएगा प्लांट में, और जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होगा वो आएगा एनिमल्स में। अब प्लांट्स में क्या क्या है? प्लांट्स में बैक्टीरिया भी आता है, एल्जी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जो जितने भी सारे के सारे प्लांट्स के कैटेगरी में आते हैं जिसमें सेल वॉल होता है, यानी प्लांट की कैटेगरी में ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी जिसमें ये नहीं था। बैक्टीरिया, एल्जी, इन सब को प्लांट्स में रखा गया था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इन सब में सेल वॉल होता है, इस वजह से इनको किंगडम प्लांटिया में रखा गया था। फिर जो है वो ये इनवर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग प्रोटोजोआ, वर्टिब्रेट्स, ये सारे के सारे जितने इनवर्टिब्रेट्स थे, जितने वर्टिब्रेट्स थे जिनमें सेल वॉल नहीं था, उन सबको रखा गया था एनिमल्स में। फिर ये नेक्स्ट जो कुछ और कैरेक्टरिस्टिक थे जैसे कि लोकोमोशन है, तो लोकोमोशन इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट होती है। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, तो ये इनका रिस्पॉन्स फास्ट होता है, इसका स्लो होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये ईट करते हैं, यानी ये इस पर डिपेंडेंट होते हैं, डू नॉट ईट। ये ईटिंग करते हैं न्यूट्रिशन पर्पस के लिए, और ये किसी चीज़ की को ईट नहीं करते बिकॉज दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। कंडक्टाइल एंड कंट्रैक्टाइल सिस्टम है, इसमें प्रेजेंट है और इसमें एब्सेंट है। सलवा जो है ये इसमें एब्सेंट है और ये इसमें प्रेजेंट है। तो ये कुछ फर्दर करेक्टरिस्टिक है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में को डिस्टिंग्विश करती हैं, और इसी वजह से इनके दो किंगडम्स को में इनकी क्लासिफिकेशन हुई। फिर जो सेकंड क्लासिफिकेशन हुई वो है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। सो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, अर्नेस्ट हैकल इन 1866 इंट्रोड्यूस अ न्यू किंगडम नेम्ड एज प्रोटिस्ट to accommodate the organism exhibiting characteristic either common to both plants and animals or unique to their own
such as Euglena bacteria were also under this kingdom. अब थर्ड जो किंगडम क्लासिफिकेशन हुई वो की अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में। इन्होंने एक तीसरा नया किंगडम जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया, जिसे हम कहेंगे प्रोटिस्टा, जिसमें वो सारे के सारे ऑर्गेजम को है इन्होंने एकोमोडेट किया, जिसमें से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक थे जो कि आइदर कॉमन टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स और यूनिक टू देयर ओन। जिसमें से कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक थे जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से कॉमन भी थे और इससे डिफरेंट भी थे, यानी प्लांट्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें या होंगे और एनिमल्स वाले नहीं होंगे, या एनिमल्स वाले कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होंगे पर प्लांट्स में नहीं होंगे। सो इसके कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है प्लांट्स और एनिमल्स से, इसी वजह से इनके लिए एक नया जो तीसरा किंगडम जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसे किंगडम प्रोटेस्टा कहा गया है। और इसमें से यूग्लिना बैक्टीरिया जितने भी वो ऑर्गेनिज्म जिसके कैरेक्टरिस्टिक जो है या तो इन दोनों के साथ सेम होंगे या इन दोनों से डिफरेंट होंगे, उनको रखा गया है किंगडम प्रोटिस्टा में। 1937 एडवर्ड कैटन क्लियर्ड द कंसेप्ट ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट टू डिस्क्राइब द सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर 1937 में एडवर्ड कैटन ने जो है एक नया कंसेप्ट दिया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का, ताकि वो ऑर्गेनिज्म की सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक को फर्दर उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए। 1930 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रिवील्ड टू डिस्टिंक्ट पैटर्न अमंग द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। फिर 1930 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है उसने एक दो नए पैटर्न की डिस्कवरी की, उसको डिस्टिंग्विश कराया अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के दरमियान। जैसे कि किंगडम प्रोटिस्ट है, किंगडम प्रोटिस्ट को फर्दर इन्होंने क्लासिफाई किया इनटू लोअर प्रोटिस्ट एंड हायर प्रोटिस्ट। लोअर प्रोटिस्ट में रखा गया है प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया को, और हायर ये जो प्रोटिस्ट है उसमें रखा गया है यूकैरियोट यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एल्गी एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी। सो किंगडम प्रोटिस्ट की फिर फर्दर क्लासिफिकेशन हुई बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, क्योंकि उसमें और बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन आ रहे थे उनके पैटर्न में अमंग द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में। सो सिंगल सेल और को एक ऑर्गेनिज्म में रखा, एक उसकी एक फर्दर क्लासिफिकेशन हुई, और मल्टी सेलुलर को कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर थे यूकैरियोटिक थे तो उनको दूसरे हायर प्रोटिस्ट में उन्हें प्लेस किया गया। फिर जो थर्ड क्लासिफिकेशन हुई उसको वो है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें एक चौथा किंगडम जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया गया। आफ्टर द क्लियर कंसेप्ट फॉर किंगडम प्रोटेस्टा, कॉपलैंड 1959 में came forward with a four kingdom classification system to classify the living beings. He designed a new kingdom named as Monera to place all the lower protists, which include prokaryotic unicellular organism and remaining single celled eukaryote organism were included in protist। अब एक जो नया किंगडम क्लासिफाई हुआ, नया किंगडम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया। सो जो लोअर प्रोटिस्ट थे इनको रखा गया उस किंगडम में, और ये वाले जो प्रोटिस्ट थे हायर प्रोटिस्ट इनको इसी किंगडम में रहने दिया गया, यानी ये वाले सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में आ गए, और ये वाले जो कैटेगरी है लोअर प्रोटिस्ट इनके लिए एक दूसरा जो है किंगडम इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म का के चार किंगडम्स हो गए, एक है किंगडम मोनेरा, एक है किंगडम प्रोटिस्ट, एक है किंगडम मेटाफाइटा एंड चौथा है किंगडम मेटाजोआ। सो किंगडम मोनेरा में लोअर प्रोटिस्ट के सारे आ गए, जिसमें प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्ट हैं जैसे कि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इंक्लूडेड हैं। किंगडम प्रोटिस्ट में वही हायर प्रोटिस्ट हैं यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट, जिसमें एल्गी और फंजाई इंक्लूडेड हैं। किंगडम मेटाफाइटा मींस के प्लांट्स, जितने यूकैरियोटिक प्लांट्स हैं वो सारे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे प्लांट्स वाले यहाँ पर इस कैटेगरी में आ गए। और किंगडम मेटाजोआ में सारे के सारे एनिमल्स इंक्लूडेड हैं, जिसमें इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। सो ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन हुई, और ये फोर किंगडम में हमारे पास इन फोर किंगडम्स की को इंट्रोड्यूस कराया गया। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम जो है वो इंक्लूडेड है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू MCQs। फिर जो नेक्स्ट है वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने इंट्रोड्यूस कराया था? रॉबर्ट विटेकर 1969। 1969 में रॉबर्ट विटेकर ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को जो है इसके साइंटिस्ट कौन थे? सो रॉबर्ट विटेकर जो है इसने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की थी।
classified the organism into 5 kingdom which clearly categorize fungi into a separate kingdom। फिर जो पांचवा किंगडम है जिसके इंट्रोड्यूस कराया गया वो फंजाई की वजह से इंट्रोड्यूस कराया गया है। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन सेलुलर स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसका बेस क्या था? सेलुलर के स्ट्रक्चर के बेस पर, बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर, जैसे कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है और यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ है, वो प्लांट्स हैं, जो कि इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ है वो एनिमल्स हैं, एंड एब्जॉर्बिटिव हेटरोट्रॉफ वो फंजाई हैं। सो ये जो है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। जैसे कि आप यहाँ पर देख लो 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन का ये एक डायग्राम है जिसमें सारे के सारे ऑर्गेन 5 किंगडम जो है इनको क्लासिफाई किया हुआ है। तो सबसे पहला जो है वो है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में जो है एक आता है फोटोसिंथेसिस एंड एब्जॉर्प्शन, एंड दूसरा जो है वो है बैक्टीरिया एंड ये इसके एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, एंड दे आर फोटोसिंथेसिस एंड एब्जॉर्प्शन का फोटोसिंथेसिस करते हैं और एब्जॉर्प्शन करते हैं। फिर जो है वो किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। सो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं माइक्रो एल्जी, फाइटोप्लैंक्टोनिक फॉर्म्स एंड प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड्स। फिर ये जो है ये एब्जॉर्प्शन, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और इंजेक्शन भी। फिर एब्जॉर्प्शन और इंजेक्शन के बेस पर एब्जॉर्प्शन वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो इंक्लूडेड है किंगडम फंजाई में, जिसमें माइक्रो फंजाई हैं, मैक्रो फंजाई हैं, स्लाइम एंड वाटर मोल्ड्स हैं। फिर जो इंजेक्शन करते हैं उसमें वो किंगडम एनिमिलिया में इंक्लूडेड है, जिसमें इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट इंक्लूडेड हैं, और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं सो वो उसमें इंक्लूडेड है किंगडम प्लांटिया में। वो सारे एनिमल्स, वो सारे जो कैटेगरी है उन्हें रखा गया है किंगडम प्लांटिया में, जो कि जिसमें आते हैं मैक्रो एल्जी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ये है कंप्लीट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस कराया था रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में। so this is very important according to MCQ। फर्स्ट किंगडम जो है किंगडम मोनेरा है। सो किंगडम मोनेरा इट इंक्लूड ऑल द प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अब किंगडम मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोट्स इंक्लूडेड है, जो कि जिसमें है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है वो ये है, और ये जो है ये सारे इसका फर्दर इसके पार्ट है कि ये इसका साइनोबैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख लो तो यहाँ पर क्रोमोसोमल डीएनए इसमें इंक्लूडेड है, ये पालिस है, ये कैप्सूल है, इसमें ये सेल वॉल है, इसमें ये फ्लैजेलम है, ये प्लाज्मिड डीएनए है, ये साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन है, और ये राइबोसोम्स हैं। सो ये इसका स्ट्रक्चर जो है ये दिया गया है, और ये सारे इंक्लूडेड हैं किंगडम मोनेरा में। सो किंगडम मोनेरा में जस्ट प्रोकैरियोट इंक्लूडेड है, और प्रोकैरियोट की एग्जांपल है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट किंगडम है किंगडम प्रोटिस्ट। सो किंगडम प्रोटिस्ट इट इज़ अ प्लेस फॉर ऑल, इसमें सारे के सारे यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्लूडेड है, एक्सेप्ट yeast which some of them have the features of both plants and animals, like most protists are aquatic. It include protozoa and unicellular algae। so इसमें सारे के सारे इंक्लूडेड हैं यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट यीस्ट, यानी यीस्ट को इसमें प्लेस नहीं किया गया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यीस्ट जो है क्या वो किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूडेड है या नहीं। इसमें सारे के सारे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड है, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं कि जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स के दोनों के फीचर्स जो है वो प्रेजेंट हैं। सो क्योंकि मोस्ट प्रोटिस्ट जो है वो एक्वेटिक भी है, इट इंक्लूड प्रोटोजोआ एंड यूनिसेलुलर एल्जी। यूनिसेलुलर जो एल्जी है और जो पैरामीशियम है वो इंक्लूडेड है किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम फंजाई जो है इट इंक्लूड ऑल द मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फंजा। अब इसमें सारे के सारे वो यूकैरियोट जो कि मल्टी सेलुलर है वो इंक्लूडेड हैं। दे आर ए क्लोरोफाइलस एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप, दे हैव सेल वॉल मेड ऑफ मेनली काइटन। इसका सेल वॉल जो है ये काइटन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक क्लोरोफाइलस है, यानी क्लोरोफिल नहीं है, इसी वजह से ये दूसरे पर डिपेंडेंट है। दे हैव अ बॉडी कार्ड माइसीलियम, इसकी बॉडी को क्या कहा जाता है? माइसीलियम, विच इज मेड अप ऑफ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज हाइफी।
जो कि बना है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम हाइफी कहते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो एग्जांपल मशरूम एंड म्यूकर, सो ये जो है इंपॉर्टेंट है। फंजाई जो है इसकी बॉडी क्या है, को हम क्या कहते हैं, इसके वो जो है इसकी कॉम्पोजिशन हाइफी किसे कहते हैं, या जो है ये एक क्लोरोफाइलस है, ये एब्जॉर्टर हेटरोट्रॉप है, और इसका सलवा जो है वो काइटन से बना है। ये मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक फंजाई जो है इसमें इंक्लूडेड है। So these points are very important according to MCQs. फिर किंगडम प्लांटिया है। इट इंक्लूड सारे के सारे मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इसमें इंक्लूडेड है। इसमें सेलवाल होगा जो कि सेल्यूलोज से बना होगा, और ये इसमें सारे के सारे मल्टी सेलुलर एल्गी भी इंक्लूडेड है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ये सारे के सारे जितने भी प्लांट्स हैं वो जो है वो किंगडम प्लांटिया में इंक्लूडेड है, जो कि मल्टी सेलुलर होंगे, यूकेरियोटिक होंगे और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, जिसमें ब्रायोफाइट्स आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी आते हैं, मल्टी सेलुलर एल्गी आते हैं, टेरिडोफाइट्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सारे इंक्लूडेड हैं किंगडम प्लांटिया में। फिर किंगडम एनिमीलिया जो है इसमें सारे मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक विच आर इंजेस्टिव हाइड्रोट्रॉफ विदाउट सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होता। उसमें सारे के सारे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स इंक्लूडेड है एक्सेप्ट प्रोटोजोआ, जिसमें स्टारफिश भी आ जाता है और कैंगरू। सो सारे के सारे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, वो इंक्लूडेड है किंगडम एनिमीलिया में, जिसमें सेल वॉल नहीं होता। इसका आउटर मेम्ब्रेन जो होगा वो सेल मेम्ब्रेन का होगा। यहाँ पर आप देख ले कंपैरिजन है डिफरेंट किंगडम्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यानी ये 5 किंगडम्स हैं, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया। सो किस किस का आप इसका डिफरेंस या इस फ्लो चार्ट से आपको बहुत ज़्यादा आसानी से आसानी होगी इसको याद करना, और इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आ सकते हैं। सो सेल टाइप क्या होगा, मोनेरा जो है इसका ये प्रोकैरियोटिक है, और ये चार जो है ये यूकेरियोटिक है। सेलवाल है क्या है, सो ये मोनेरा का पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड और सेलुलोज, यानी ज़्यादातर जो है इसका प्यूरिन होता है या पेप्टिडोग्लाइकेन, ये इसका सेल वॉल होता है, इसकी कॉम्पोजिशन होती है। प्रोटिस्टा में कुछ में इंक्लूडेड होता है, कुछ में नहीं। फंजाई जो है प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज, इसमें काइटन होता है, इसका जो सेल वॉल होता है। इसके अलावा इसमें प्लांटिया में सेलुलोज होता है और एनिमल्स में नहीं होता सेल वॉल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके में एब्सेंट है। इसमें इन चारों में जो है ये प्रेजेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिकॉज दीज आर प्रोकैरियोट्स। इसमें कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और इसमें जो है वो ट्रू न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसमें सारे के सारे प्रॉपर ऑर्गन्स और सबके अपने जो मेम्ब्रेन्स हैं वो प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनिज्म सेलुलर विदाउट बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज। बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सेलुलर है, यानी यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, बट ये सेलुलर है विदाउट बॉन्डेड, इसमें कोई ऑर्गेनेलिज प्रॉपर ऑर्गेनेलिज नहीं होते। ये सेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर विद लूज टिश्यूज है, और ये इसमें सारे के सारे टिश्यूज ऑर्गन्स इंक्लूडेड है, इसमें भी टिश्यूज ऑर्गन सिस्टम जो है इंक्लूडेड है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये ऑटोट्रोपिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक, यानी ऑटोट्रोपिक में कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और फोटोसिंथेटिक। इसके अलावा ये हेटरोट्रोप में सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं और पैरासाइट्स भी। सेप्रोफाइट और पैरासाइट आपको पता है कि जो डेड बॉडी पर फीड करते हैं और जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं, तो इन्हें सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट कहा जाता है। ऑटोट्रोप वो जो खुद अपनी फूड की सिंथेसिस करते हैं, तो अगर वो केमिकल्स को ब्रेक डाउन करके अपनी फूड की सिंथेसिस करते हैं, सो उन्हें कहा जाता है कीमोसिंथेटिक। और अगर वो लाइट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, उन्हें कहा जाता है फोटोसिंथेटिक। प्रोटिस्टा जो है ये ऑटोट्रोपिक है, तो ऑटोट्रोपिक में ये फोटोसिंथेटिक है, लाइट को यूज करते हैं, एंड हेटरोट्रोपिक भी हो सकते हैं। फंजाई जो है ये हेटरोट्रोपिक है, हेटरोट्रोपिक में ये सेप्रोफिटिक है और पैरासिटिक है। प्लांटिया जो है ये टोटली ऑटोट्रोपिक है, क्योंकि बिकॉज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। एनिमीलिया जो है ये टोटली हेटरोट्रोपिक है, क्योंकि ये होलोजोइक सेप्रोफिटिक भी इसमें हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं कि वो किस ऑर्गेनिज्म पर फीड कर रहा है। सो एंड एनिमल्स ऑलवेज डिपेंड ऑन अनदर सब्सटेंसेस फॉर देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर्पस। सो ये सारे सारे करेक्टरिस्टिक हैं इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश दीज किंगडम्स फ्रॉम ईच अदर, एंड ये सारे जो है ये सारे वो करेक्टरिस्टिक है जो जिसकी वजह से इसकी क्लासिफिकेशन हुई, और सारे ऑर्गेनिज्म जो है इन्हें इस किंगडम में प्लेस किया बिकॉज ऑफ द सिमिलर करेक्टरिस्टिक among that organism which are placed in the single kingdom. So ये सारे के सारे जो है ये किंगडम की कंपैरिजन थी, 5 किंगडम की कंपैरिजन थी इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग। एंड आज के सेशन में हमने बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था। हाफ चैप्टर जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, हाफ चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में उसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सो बायो जो है ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो है आप इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो
मस्ट आपको याद होने चाहिए। छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं जो बूझ जाते हैं। सो ये पॉइंट्स आपको अगर याद हों, सो एमसीक्यूज़, इसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो आप आसानी से और बहुत कम टाइम में वो आप कवर कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई ऐसा वो नहीं होता कि आप जो है इसमें सोचो या इसके बारे में, हाँ, अगर आपको नहीं याद तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। सो इसकी बायो की तैयारी जो है ये दो फिजिक्स और केमिस्ट्री से डिफरेंट लोग करते हैं, यानी इसकी जितनी आप रिवीजन करोगे सो उतनी आपकी तैयारी जो है वो अच्छी होगी और उतने कम टाइम में आप मैक्सिमम एमसीक्यूज़ जो है वो आप कवर कर सकते हो। सो नेक्स्ट जो चैप्टर है, रिमेनिंग चैप्टर, वो हम नेक्स्ट सेशन में जो है नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।